वीडियो देखने वालों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे डीएसपी म्यूचुअल फंड जो है किस तरीके से स्टॉक सिलेक्शन करता है उसके बारे में। तो उनका जो है पूरा का पूरा फ्रेमवर्क स्टॉक सिलेक्शन का जो है वो आप उनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं और टूल्स एंड रिसोर्स वाले सेक्शन में जा सकते हैं। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क वाले सेक्शन में जाएंगे तो उनके जितने भी फंड मैनेजर हैं वो किस प्रकार का फ्रेमवर्क इस्तेमाल करते हैं कंपनियों को सेलेक्ट करने के लिए, उसको आप जा सकते हैं। पूरी डिटेल में एक पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी, आप उसको पढ़ सकते हैं। इसी को जो है शॉर्ट में इस वीडियो में जो है मैंने समराइज़ किया हुआ है। तो अगर मैं इनके स्मॉल कैप फंड की फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया की बात करूँ, इनका स्मॉल कैप फंड काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। तो उसके क्राइटेरिया जो है कुछ इस प्रकार के हैं। तो वो जो है कुछ मिनिमम जो है चीज़ों को देखते हैं, उसके बेसिस पर ही कंपनी को फ़िल्टर करते हैं। तो पहली चीज़ जो है वो जो देखते हैं वो 3 ईयर का एवरेज आरओई जो है वो 16% के ऊपर हो। तो इससे जो है ये पता चल जाता है कि कंपनी जो है कैपिटल एलोकेशन कितना अच्छे से कर रही है। तो अगर ये कंसिस्टेंटली 15-16% के ऊपर है, इसका मतलब ये हो जाता है कि कैपिटल एलोकेशन जो है काफ़ी बढ़िया है। फिर वो चीज़ देखते हैं कि पिछले 5 साल का एवरेज एबिटा ग्रोथ या ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 13% के ऊपर रहा हो। वैसे ही 5 साल का पैट ग्रोथ जो है वो भी 13% के ऊपर रहा हो। तो ये चीज़ भी वो देखते हैं। और यहाँ पर वो एक और चीज़ देखते हैं कि एबिटा ग्रोथ जो है वो सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा हो। तो ये चीज़ जब आप लगा देते हैं फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया में, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि कंपनी का जो मार्जिन्स में ग्रोथ हो रही है वो सेल्स की ग्रोथ से बेटर हो रही है। तो ये एक तरह से कंपनी की ब्रांड पावर को दर्शाता है कि कंपनी अपनी सेल्स से ज़्यादा जो है अपनी प्रोडक्ट का जो है प्राइस में ग्रोथ कर पा रही है। तो ये एक अच्छी बात हो जाती है, यानी कि कंपनी के पास कोई ब्रांड पावर है, उसका कंपटीशन से जो है कोई बुरा असर उसके बिजनेस पर नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ एबिटा ग्रोथ जो है नंबर्स के बेसिस पे वो ज़्यादा होनी चाहिए सेल्स से ज़्यादा। फिर एक और चीज़ वो फिल्ट्रेशन में लगाते हैं, वो टैक्स रेट जो है कंसिस्टेंटली 20% के ऊपर हो। तो कुछ कंपनियों का टैक्स रेट जो है काफ़ी फ्लक्चुएट करता है, कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो ये दो रीज़न से होता है। एक ये है कि कंपनी की अर्निंग्स जो है काफ़ी वॉलेटाइल हों। अगर किसी बार कंपनी लॉस में चली जाती है तो लॉस के कारण उसका टैक्स रेट जो है आने वाले समय में कम हो जाता है। और कई बार अकाउंटिंग गड़बड़ी कुछ की जाती है, उसके बाद पेनल्टी वगैरह लगती है तो टैक्स रेट बढ़ भी जाता है। तो एक स्टेबल टैक्स रेट जो है ये बताता है कि अकाउंटिंग वाले इश्यूज जो है वो नहीं है और कंपनी जो है एक स्टेबल अर्निंग जो है कर रही है और साथ में उसका बिजनेस भी थोड़ा स्टेबल ही है। इसी कारण से जो है टैक्स रेट में स्टेबिलिटी है। तो ये वाला क्राइटेरिया जो है वो फिल्ट्रेशन में वो लगाते हैं। फिर अगली चीज़ जो है वो डेट वाली लगाते हैं कि डेट कंपनी के ऊपर ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पे वो ये देखते हैं कि नेट डेट कंपनी का जो है उसको डिवाइड करते हैं बीटा से, तो उसकी वैल्यू जो है 3 टाइम से कम होनी चाहिए। यानी इसका मतलब ये हो जाता है कि कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम इतनी हो कि वो अपना सारा डेट जो है 3 साल में ऑपरेटिंग इनकम से पूरा क्लियर कर सके। साथ में फ्री कैश फ्लो जो है पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि कंपनी जो है फ्री कैश फ्लो जनरेट करने वाली होनी चाहिए। या बोलें तो दूसरे शब्दों में कि अपनी ग्रोथ के लिए जो भी कैपेक्स करना है वो कंपनी अपनी अर्निंग से कर पाती हो। तो ये चीज़ भी वो फिल्ट्रेशन में लगाते हैं। फिर रिसीवेबल डेज़ और इन्वेंट्री डेज़ की में जो चेंजेस होते हैं उसमें जो चेंज है वो मिनिमम हो, उसका भी क्राइटेरिया वो लगाते हैं कि रिसीवेबल डेज़ में जो चेंजेस आते हैं, जो अप डाउन्स होते हैं वो 30 दिन से ज़्यादा के ना हो। इन्वेंट्री डेज़ में जो ज़्यादा अप डाउन होते हैं वो 30 दिन से ज़्यादा के ना हो। इससे दो चीज़ें एक तो क्लियर हो जाती हैं। एक ये कि कंपनी के बिजनेस में जो है स्टेबिलिटी है, इसलिए वो कस्टमर से जो है टाइमली पैसा जो है कलेक्ट कर पा रही है। इन्वेंट्री डेज आपके ठीक हैं, इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं अपनी इन्वेंट्री को सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए। एक और बात जो और सामने इससे आ जाती है वो ये कि यहाँ पर अकाउंटिंग फ्रॉड या आर्टिफिशियली अर्निंग्स को बूस्ट किया जा रहा है, ऐसी चीज़ें होने के चांसेस भी जो है इससे कम हो जाते हैं। तो ये सारे क्राइटेरियाज जो है वो यहाँ पे लगाते हैं। अब अगर हम चाहें इसके बेसिस पे कंपनीज को सेलेक्ट करना चाहें तो हम जो है स्क्रीनर में जो है ये सारे फिल्ट्रेशन लगा सकते हैं। तो मैक्सिमम चीज़ें जो है आप अप्लाई कर सकते हैं क्वेरी रन करके। जो चीज़ आप अप्लाई नहीं कर सकते वो आप मैनुअली देख सकते हैं।
तो स्क्रीनर में जो है मैंने इस फिल्ट्रेशन के बेसिस पे जो एक क्वेरी बनाई है और उसके बेसिस पे यही चीज़ें जो है हम लगा के कंपनीज को फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। जैसे ये लगा दिया एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी का क्राइटेरिया, ऑपरेटिंग इनकम का ग्रोथ या एबिटा की ग्रोथ के बारे में बता दिया, पैट की ग्रोथ का जो लेने के लिए हमने ईपीएस ग्रोथ को ले लिया, टैक्स रेट को हमने यहाँ पे ले लिया, डेट के बारे में ले लिया, फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव हो उसको ले लिया, मार्केट कैपिटलाइजेशन 50,000 से कम हो, यानी कि हम स्मॉल कैप कंपनी सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, बहुत लार्ज कैप बड़ी साइज़ की कंपनी नहीं सेलेक्ट करना चाह रहा है। तो ये सारी चीज़ें लगा के जो है हम क्वेरी लगा सकते हैं और उसको रन कर सकते हो, तो आपके पास सेलेक्टिव जो है 20, 30, 40 कंपनीज जो है आ जाएंगी। तो इन पे जो है आप अपनी स्टडी कर सकते हैं और इसके बेसिस पे जब आपको स्टडी करके कुछ अच्छा सा लगे, कुछ पॉजिटिव सा देखे, तो आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं अपनी रिसर्च को के बेसिस पे। तो ये रही आज की बात कि किस तरीके से डीएसपी म्यूचुअल फंड जो है वो कंपनीज को सेलेक्ट करता है और कैसे उनके फ्रेमवर्क को हम भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में कुछ चीज़ें अगर आपको समझ में ना आई हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे। जय हिंद।